तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि विदाउट रिवीजन तो नौकरी पाना असंभव सा है। तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जिससे भी पढ़ते हो, बट आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए हो पाएगा। तो आज हम जिला सीरीज़ में एक नया जिला पढ़ने की कोशिश करेंगे। पुराने जितने भी जिले मैंने आपको पढ़ाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने वो याद भी कर लिए होंगे। और आज हमारा गढ़वाल मंडल का एक नया जिला चलेगा जिसका नाम है देहरादून। आज देहरादून को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देहरादून में क्या क्या डाटा हमको पढ़ना होगा उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास होगी बेसिकली देहरादून के लिए होगी। 2-3 क्लासेस इसकी भी आएगी। एज़ यूजुअल हर एक जिले की 3-3 क्लासेस आपको मिलती है, क्योंकि बहुत डीपली बहुत सारी चीज़ों को मैं लिखाता हूँ। तो आज हम देहरादून को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या हमें यहाँ से पढ़ना है। जब भी देहरादून को पढ़ेंगे तो देहरादून के बारे में हमको पता होना चाहिए। देहरादून के निक नेम, और बहुत सारे निक नेम यहाँ के देहरादून के बारे में मिलते हैं। देहरादून के बारे में पृथ्वी नगर, या अगर आपसे बोला जाएगा पृथ्वीपुर, तो ऐसा नाम भी देहरादून के लिए देखने के लिए मिलता है। द्रोण घाटी बोलेंगे तो देहरादून के लिए मिलता है। द्रोण घाटी का नाम अगर मैं बोलूं तो द्रोण घाटी ऐसा नाम भी देहरादून के लिए देखने के लिए मिलता है, द्रोण घाटी। द्रोण घाटी के अलावा अगर आपको नाम देखने के लिए मिलेगा तो शुद्ध नगर नाम से भी देहरादून का निकनेम मिलता है। देहरादून के नगर निकनेमों में बात करें तो ये सबको पता है, लीची नगर। लीची नगर ऑल्सो इन देहरादून। अगर सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में, और वो उत्तराखंड में क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो है सैनिक नगर। तो अगर सैनिक नगर की बात करेंगे तो सैनिक नगर ऑल्सो इन देहरादून। तो देहरादून के निक नेम बहुत सारे हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है क्या क्या है क्या क्या नहीं। इसके अलावा कभी क्वेश्चन आएगा तो शिव भूमि, शिव भूमि भी आप देहरादून को कह सकते हैं। शिव की भूमि ये भी देहरादून को कहा जाता है। तो सारे के सारे निकनेम जो हैं वो देहरादून के। पृथ्वीपुर किसे कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है। द्रोण घाटी देहरादून, शुद्ध नगर देहरादून, लीची ज़्यादा होने की वजह से लीची नगर, सैनिक ज़्यादा होने की वजह से सैनिक नगर। आजकल हर एक फौजी भाई देहरादून में मकान बना देता है। फौज में भर्ती होता है, शादी ब्याह करने के बाद देहरादून में अपना मकान बना देता है। वहाँ जहाँ भी जाओ तो फौजी मिलते हैं, तो इसलिए सैनिक नगर भी कहते हैं। टपकेश्वर महादेव की वजह से, महादेव के मंदिर की वजह से वहाँ पे शिव भूमि भी उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देहरादून के बारे में बेसिक सा पॉइंट है, निक नेम है देहरादून के बारे में। इसके अलावा देहरादून के बारे में और बेसिक सा फैक्ट क्या होंगे। सबसे पश्चिमी जिला, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, वो देहरादून है। देहरादून के बारे में बोलेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में साक्षरता में टॉप राज्य को, टॉप जिला कौन है साक्षरता में, तो टॉप पे यही है देहरादून। उत्तराखंड में सबसे साक्षर जिला कौन है, वो है देहरादून। जब हम कभी जनगणना वाला टॉपिक पढ़ेंगे इस बात पे भी चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा महिला साक्षरता, उत्तराखंड में महिला साक्षरता में भी टॉप पर कौन है, ओवरऑल साक्षरता में भी टॉप पर है, और महिला साक्षरता में भी उत्तराखंड में टॉप पे कौन सा जिला चल रहा है, देहरादून चल रहा है। पुरुष साक्षरता में नहीं है ये। पुरुष साक्षरता में टॉप पे कौन सा जिला है ये आपने कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, शायद से मेरा डाटा आपको पसंद नहीं आ रहा होगा। पहले कुछ लोग बच्चे कुछ कमेंट भी करते हैं। अगर डाटा पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे सुझाव दे दो, मैं वही चीज़ करने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ आप कमेंट करके मनोबल बढ़ाइए, बस चीज़ों को आगे आगे और बेहतर करूँगा। जैसे जैसी बातें आपने बोली हैं वो सारी चीज़ें मेरे को पता है कि आपने क्या बोला है, क्या पढ़ाना है, इसके बाद कैसा करना है। मैं वही चीज़ें कर भी रहा हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे। तो महिला साक्षरता में भी पूछा जाएगा तो महिला साक्षरता में भी टॉप पे कौन है, देहरादून है। पुरुष साक्षरता में टॉप पे कौन है वो आपने बताना है। इसके अलावा कभी भी बोला जाएगा गेहूं के उत्पादन में उत्तराखंड में टॉप पे देहरादून, चावल के उत्पादन में उत्तराखंड में टॉप पे देहरादून। तो ये भी हम उत्तराखंड में कृषि में पढ़ते हैं। तो अगर हम देहरादून की बात करें तो इन सारे चीज़ों में देहरादून क्या है, टॉप पर है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आगे देहरादून का इनाम आता है। इसके अलावा देहरादून के बारे में बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं तहसील की बात करूँ, जो मैं हर जगह पढ़ा रहा हूँ आपको, तो तहसील है 5। ब्लॉक की मैं बात करूँ तो ब्लॉक ऑल्सो 5। और अगर हम विधानसभा की बात करें कितने विधायक हैं, तो विधानसभा है यहाँ पे 10। तो ये था देहरादून के बारे में कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने देहरादून के कुछ निकनेम पढ़ने की कोशिश करी, क्या क्या निकनेमों से देहरादून को पुकारा जाता है, और उसके बाद पढ़ने की कोशिश करी कि किन किन चीज़ों में देहरादून सबसे आगे है। वो साक्षरता में देहरादून सबसे आगे है, गेहूँ चावल के उत्पादन में देहरादून सबसे आगे। अब इसको देखते हैं कि क्या क्या बात बनती है, क्या क्या बात नहीं बनती है, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख ली होगी। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे। ये रहा देहरादून, ठीक है। तो आपको दिख भी पा रहा होगा ये देहरादून जिला रहा। देहरादून का जो ये मार्केट वाला एरिया यहाँ तक तो देहरादून लगभग मैदानी है, बट इधर चक्राता विकास नगर वाला एरिया ये सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र है उसका।
अब इस देहरादून को कंटिन्यूअसली आगे की पढ़ने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपने उतार ली होगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं आगे, ठीक है। इसको पढ़ने की कोशिश में हमें क्या पढ़ना है, देखो अब देहरादून में हम क्या पढ़ सकते हैं, इसके गठन की बात, इसकी गठन की बातों में क्या क्या डाटा आता है, क्या क्या डाटा नहीं आता, कैसे कैसा पॉइंट आता है, कैसे कैसे पॉइंट नहीं आते, उनको समझते हैं। बड़ा कॉन्ट्रोवर्सल है देहरादून, और क्या है कॉन्ट्रोवर्सल वो देखते हैं। इसको बोलते हैं उत्तराखंड में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आगमन के बाद क्या होता है, आगमन के बाद मैंने ही आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, समझो इस बात को, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि अंग्रेज जब यहाँ आते हैं तो अंग्रेज पूरे उत्तराखंड पे लगभग कब्जा कर लेते, बस टिहरी वाला पोर्शन किसको दे देते हैं, सुदर्शन शाह को, टिहरी वाले को दे देते। बट इससे पहले अंग्रेजों के आने से पहले गोरखाओं में जब हम पमार वंश पढ़ते हैं तो देहरादून वाला पोर्शन किसके पास था, गढ़वाल के पास था। तो अंग्रेजों के आगमन के बाद दून क्षेत्र को, दून क्षेत्र को, जो दून क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, इस दून क्षेत्र को गढ़वाल को नहीं दिया जाता और दून क्षेत्र को दे दिया जाता है, क्षेत्र को सहारनपुर जिले को, सहारनपुर जिले को दे दिया जाता। सहारनपुर एज ए डिस्ट्रिक्ट है और सहारनपुर जिले में इसको क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। खुद समझो आप, जब तक अंग्रेज नहीं है तो ये देहरादून हमारा हिस्सा है कि नहीं है, गढ़वाल का हिस्सा है कि नहीं है। देहरादून में पवार वंश के लोग राज करते थे कि नहीं करते थे। फतेहपति शाह ने ही देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान, मतलब जो वो था, गुरु राम राय जी आए थे, उनको दान दक्षिणा दी थी, ठीक है। तो देहरादून को हम पवार वंश में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मतलब देहरादून गढ़वालियों के पास है। जैसे ही अंग्रेजों का शासन शुरू होता है तो अंग्रेज इस देहरादून को हटा के, गढ़वाल से हटा के कहाँ शामिल कर देते, सहारनपुर में शामिल कर देते, ठीक है। इसीलिए कई बार पुराने पेपरों में देखने के लिए भी मिलता है, द देहरादून की डेट हमें मिलती है 1817, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के बाद 1815 में तो अंग्रेजों का आगमन हो गया था, अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगा दिया था, तो उसके बाद की डेट 1817 मिलती है। इसके बाद जब ये बात नहीं बनती है तो इसके बाद का एक डेट और आता है 1871, तो देहरादून को 1871 में एज ए जिला घोषित कर दिया जाता है। देहरादून को 1871 में जिला घोषित कर दिया जाता है। देहरादून 1871 में भी जिला घोषित हो जाता है। नई किताब में भी ऐसा डाटा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पहले हम 1817 उसको पढ़ लेते हैं। देहरादून को एक जिला घोषित कर दिया जाता है। इससे पहले भी देहरादून को मैं कुमाऊं कमिश्नरी में पढ़ा चुका हूँ। देहरादून कुमाऊं कमिश्नरी में भी शामिल होता है 1825 के टाइम पे, 26 के टाइम पे, उसके बाद 29 के टाइम पे फिर वापस चले जाता है। तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल डाटा देहरादून का देखने के लिए मिलता है। जो भी डाटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यह मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आप गूगल में देहरादून की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, जो उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल साइट है, तो उन्होंने देहरादून जिले के बारे में सारी बातें लिखी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कुछ वन लाइनर बुक्स में, कुछ किताबों में अलग अलग डाटा देखने के लिए भी मिल सकता है, परंतु ये जो डाटा है ये ऑफिशियल साइट का डाटा है देहरादून का, जिसे 1871 में एज ए जिला घोषित कर दिया जाता है। जिला घोषित करने के बाद जब गठन हो जाता है तो 1968 में एक डाटा और है कि 1968 में इसको मेरठ मंडल से हटा के, मेरठ मंडल में शामिल रहता होगा तो मेरठ मंडल से हटाकर इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कब किया गया, तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है मैंने, और इसको कब शामिल किया गया था, 1968 में, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल साइट। आप में से कुछ बच्चे जरूर बोलेंगे सर जी हमने तो 1975 पढ़ा है, और किताबों में अगर इस डेट को हम पढ़ते हैं तो किताबों में 1975 भी सेम चीज़ें मिल जाती हैं कि देहरादून पहले तो जब गढ़वाल का हिस्सा ही नहीं था तो गढ़वाल मंडल में है ना अभी तो देहरादून, तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया। तो बुक अगर पढ़ते हैं तो बुक में 1975 ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर आप गूगल में जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। देहरादून के ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहाँ पर ये डेट मिलती है 1968 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। तो वटेवर जो भी आंसर होगा पेपर में एक ही ऑप्शन आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सही आंसर उसका करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देहरादून के बारे में ये बेसिक सी बातें थी जो हमको किसी भी जिले के बारे में पता होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एज़ यूजुअल जैसे भी हम किसी भी जिले को पढ़ते हैं हेडिंग के तौर पे पढ़ते हैं, तो फर्स्टली हम देहरादून के जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उनको पढ़ेंगे, देन देहरादून के वन लाइनर क्वेश्चन लिखेंगे, देन देहरादून के कुछ फेमस पर्सनालिटी पढ़ेंगे, देन देहरादून जिले खत्म हो जाएगा। पहला चित्र आपको दिख रहा होगा, तो ये पहला चित्र आपको किसका दिख रहा है, घंटा घर का दिख रहा है। तो इस घंटे घर का भी बड़ा औचक है, बड़ा रोचक
इसका निर्माण हुआ है देहरादून में। और जब भी हम देहरादून जाते हैं तो इस घंटे घर को तो हम देखते ही देखते हैं। तो बड़ा ये रोचक है कैसा कैसा बना है, कौन कौन इसका शिलान्यास करता है, कौन इसका उद्घाटन करते हैं। बेसिकली इसके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन तो नहीं आया है, मगर इसको निहाल लीजिएगा, देहरादून जो भी जाता है सब लोग इसे जानते हैं। इसके अलावा देहरादून का जो घंटाघर है बिल्कुल गोल नहीं है, ये 6 कोनों का है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये इसके कोने हैं, इसके पीछे भी एक कोना है, इधर भी एक कोना है, 2 कोने पीछे भी होंगे इसके जस्ट अपोजिट पीछे और इसके भी जस्ट अपोजिट पीछे। तो टोटल इस पे 6 कोण है। तो कभी पूछ लीजिए आ जाएगा कि इसका आकार कैसा है, तो षटभुज वाला आकार इसका, 6 कोनों वाला हेक्सागन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा आकार है इसका। तो घंटाघर के बारे में क्या लिखेंगे, तो देहरादून की आपकी पहली हेडिंग होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहली हेडिंग का नाम लिखेंगे घंटाघर। जब भी हम घंटाघर को पढ़ेंगे तो आपको घंटाघर में एक आदमी का नाम, एक व्यक्ति का नाम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और उनका नाम है आनंद सिंह बलवीर रईस जी। ठीक है, आनंद सिंह बलवीर रईस जी क्या चीज है क्या नहीं है। देखो देहरादून में बलवीर रईस, रईस तो अमीर को बोला जाता है, तो बलवीर सिंह जी थे, ये देहरादून के बड़े रईस थे, बहुत अमीर ज़ादे थे अपने ज़माने में। और इनके पुत्र का नाम है आनंद सिंह रईस। इनके पुत्र का नाम है आनंद सिंह रईस। तो ये अंग्रेजों के शासनकाल में भी देहरादून में बड़े अमीर थे, रईस, अमीर वाला रईस, कोई कास्ट नहीं है इनकी, तो ये बहुत अमीर जब थे। तो बलवीर रईस की क्या होगी, मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। और इनके पुत्र का नाम आपके सामने दिख रहा है आनंद सिंह रईस। तो आनंद सिंह रईस क्या चाहता था, अपने पिता की याद में, बलवीर रईस की याद में घंटाघर बनाना चाहता था, क्योंकि यह घंटाघर वाला कॉन्सेप्ट हमारा था ही नहीं। यह घंटाघर वाला कॉन्सेप्ट तो किसका था, अंग्रेजों का था। और टिहरी के इतिहास में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि टिहरी का घंटाघर किसने बनाया, तो टिहरी का घंटाघर बनाया था कीर्ति शाह ने, महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पे। तो पूरे भारत में भी जहाँ जहाँ हमको घंटाघर दिखते हैं ना, ये अंग्रेजों का ही कॉन्सेप्ट था, अंग्रेजों ने ऐसे बनाया था, अंग्रेजों में ही देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो कुछ लोग, इंडिया के लोग, उनको खुश करने के लिए या अपनी अमीरी दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए घंटाघरों का निर्माण करते थे। तो टिहरी में, सॉरी देहरादून में इनका बड़ा बोलबाला था अपने शासनकाल में। और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र चाहता है कि अपने पिता की याद में, बलवीर के नाम की याद में मैं देहरादून में घंटाघर बनाऊं। इनका बड़ा चलता हुआ रुतबा था देहरादून में। इनके बीच में कुछ अड़चने भी आई, मगर जब इनको सपोर्ट मिला कि हाँ आप देहरादून में घंटाघर बना सकते हैं, तो इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे देहरादून का घंटाघर बनाया था। और कभी इस देहरादून के घंटाघर का नाम पूछा जाएगा, इसलिए देहरादून के घंटाघर का एक नाम देखने के लिए मिलता है और इसको बोला जाता है बलवीर टावर। तो देहरादून के घंटाघर का एक नाम क्या देखने के लिए मिलता है, तो देहरादून के घंटाघर का एक नाम देखने के लिए मिलता है बलवीर टावर। किसके नाम से, इसी बलवीर के नाम से। बनाया उसके पुत्र ने था, बट अपने बाप के नाम से बनाया था, तभी तो देहरादून के घंटाघर को बलवीर टावर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, देहरादून के घंटाघर को बलवीर टावर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, बोलते हैं जब ये अपने टाइम पे घंटाघर बना रहे थे, हम तो नए नए आज़ादी हुए थे उस समय, तो बड़ी अड़चने भी आई थी, अंग्रेज तो चले गए थे। तब इनको अड़चनों को दूर करने के लिए इनको एक सुझाव दिया गया था कि उस समय की जो गवर्नर थी, या उस समय की उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी, क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश में शामिल हैं, उनको इसका शिलान्यास करने के लिए बुलाया गया। और जब राज्यपाल ही घंटाघर बनाने के लिए शिलान्यास कर रहा है, तो कौन उस पर रोक लगा सकता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है इस बलवीर टावर या देहरादून के घंटाघर का, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास शिलान्यास। शिलान्यास जिस दिन क्या किया जाता है, काम शुरू होता है, और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो एक दिन क्वेश्चन आता है उद्घाटन, जिस दिन रिबन काटा जाता है। तो इसका शिलान्यास करने के लिए और इसका उद्घाटन करने के लिए भी देश के बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। तो शिलान्यास करने के लिए इस समय तात्कालिक सरोजनी नायडू आई थी, गवर्नर सरोजनी नायडू। और आपको पता है देश में किसान का नारा देना, किसानों को सपोर्ट करने वाला प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। बहुत लेजेंड इंसान थे, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, और इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। तो इनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में हो गई थी। इन पर एक फिल्म भी है, यूट्यूब में भी वो फिल्म है, ताशकंद फाइल। आप उस फिल्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा इनके साथ कितना गलत हुआ है, कितने जेन्युइन है, कितने अच्छे नेता थे। ऐसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है देश में। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं देहरादून का घंटाघर। इसका शिलान्यास करने के लिए सरोजनी नायडू जी आई थी, और सरोजनी नायडू जी का शिलान्यास करने के लिए आई थी 24 जुलाई को। तो इसको आप याद कर सकते हैं, 24 जुलाई को, 24 जुलाई 1948 को इसका शिलान्यास सरोजनी नायडू ने किया था। इसे आप याद करिएगा। 24 जुलाई को मेरा भी बर्थडे आता है,
ठीक है, तो आप मुझे उस दिन विश करिएगा 24 जुलाई को, और 24 जुलाई को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, क्योंकि मेरा बर्थडे तो मुझे पता है, इस दिन इनकम डे दिवस भी मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे भी इस दिन मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 24 जुलाई 1948 को सरोजिनी नायडू ने इसका शिलान्यास किया था। अब उद्घाटन करने के लिए इसके बुलाए गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था 23 अक्टूबर को। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन हुआ था 23 अक्टूबर 1953 को। तो देहरादून के घंटाघर के बारे में इतना बात तो पता चले। निर्माण कार्य आनंद सिंह रईस, किसकी याद में? अपने पिता बलवीर सिंह की याद में। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? बलवीर टावर। इसका उद्घाटन करने में कुछ अड़चने आ रही थी दैट टाइम पे, तब इन्होंने क्या बुला दिया था, उस समय के जो गवर्नर थी उन्हीं को बुला दिया था। सरोजनी नायडू ने इसका उद्घाटन किया, कब किया? 48 में, सॉरी शिलान्यास किया। और लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया, कब किया? 1953 में किया। ये बेसिक सी बातें किसकी थी? ये बेसिक सी बातें थी आपकी घंटाघर की। ठीक है, इसी घंटाघर में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ सकते हैं इसी घंटाघर में हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है वो चीजें देखते हैं। तो घंटाघर का एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो इसमें घड़ियां मंगाई गई थी ना, तो ये घड़ियां कहां से मंगाई गई थी? तो ये घड़ियां मंगाई गई थी स्विट्जरलैंड से। घंटाघर है तो इस पे घड़ियां लगी होगी, तो स्विट्जरलैंड से घड़ियां मंगाई गई थी। टोटल कितनी घड़ियां थी? तो 6 घड़ियां थी। और घंटाघर कितने कोनों का है? तो 6 कोनों का ये घंटाघर है, ये भी आप याद कर सकते हैं। 6 कोनों का ये घंटाघर है, ये भी आप याद कर सकते हैं। बाकी आपको पता चल गया इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था बलवीर टावर। बनाने वाले का नाम क्या था? बनाने वाले का नाम है आनंद। तो बाकी चीज़ें आपको पहले भी पता है, पहले भी बता दी गई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि याद होनी चाहिए। तो ये था देहरादून की पहली हेडिंग जो थी घंटाघर, और घंटाघर की जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। नई हेडिंग लिखेंगे, नया नाम देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस जगह का नाम है कालसी। इस जगह का नाम है कालसी। तो ये कालसी में अशोक का शिलालेखों के लिए जाना जाता है। और जो ये आपको एक घर दिख रहा है, बिल्डिंग टाइप का दिख रहा है, इसी के अंदर अशोक का एक शिलालेख है। यहाँ पे एक पत्थर होगा और उसी पत्थर पे अशोक ने लिखा है प्राकृतिक लैंग्वेज में, ब्राह्मी लिपि में। तो इसी घर के अंदर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसे संजो के रखा है। और इस घर के अंदर जो अशोक का शिलालेख है ना, कई लोगों को लगता है शिलालेख क्या होगा? अरे शिला बोले तो पत्थर, और लेख बोले तो लिखा हुआ, तो पत्थरों पे लिख देते पहले जमाने के। आजकल के जमाने में तो कागजों पे लिख देते, पहले के जमाने में था ही नहीं कागज, तो पत्थरों पे लिख देते थे। क्योंकि पत्थर पे लिख के वो लॉन्ग टर्म तक रहता था, जिससे लोगों को पता चले क्या रूल एंड क्या रेगुलेशंस आ गए हैं। तो क्या है? यही अशोक का शिलालेख है। इसी घर के अंदर देखो क्या है, तो ये है। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो इसी घर के अंदर ये बड़ा सा पत्थर है, ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने इसे गलती से। तो इसके अंदर बड़ा सा पत्थर है और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ लिख रखा है। इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख रखा है ये। तो ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि तो आपको पढ़नी नहीं आती है, ब्राह्मी लिपि तो मेरे को पढ़नी नहीं आती, ऐसे लिखी हुई है। तो उसी को तो हम पढ़ेंगे अभी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो अशोक का शिलालेख क्या है? कुछ नहीं है। तो ये जगह कालसी है और इसी बिल्डिंग के अंदर अशोक का एक पत्थर रखा है जिसमें उन्होंने चीजें लिखी थी, और वही कालसी है। और इसी कालसी को पढ़ने की कोशिश आज हम करेंगे। जब भी हम कालसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहला हेडिंग लिखेंगे आज कालसी। कालसी का पहला पॉइंट लिखेंगे, कालसी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। कालसी को पहला पॉइंट बोलते हैं जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार। कालसी को बोला जाता है जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार। तो क्वेश्चन आएगा जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार बोलते हैं कालसी को। इसके अलावा कालसी का पुराना नाम देखने के लिए मिलेगा। तो कालसी का पुराना नाम, ओल्ड नेम देखने के लिए मिलता है कालूकूट। ये भी कालसी का नाम देखने के लिए मिलता है। एक कालसी का नाम मिलता है खटालिका। खटालिका भी कालसी का निक नेम देखने के लिए मिलता है। और एक कालसी का नाम मिलता है चित्रशिला। तो कभी क्वेश्चन आएगा चित्रशिला, कालसी का किस पुराना नाम क्या है? तो चित्रशिला है। और मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट में भी आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो आपको सब पता है, चित्रशिला इसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में। कालसी को चित्रशिला कहाँ पे बोला गया है? तो कालसी को चित्रशिला कहा गया है स्थानीय भाषा में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। स्थानीय भाषा बोले तो लोकल के लोगों ने इसे चित्रशिला कहा। जैसे कि मैंने कहा शिला मतलब होता है पत्थर, और इस पे चित्र बना रखे। देखो ये कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा है इसमें। और ये भाषा हमें आती है नहीं, क्योंकि ये कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। तो लोगों को लगता था ये शिला है और शिला पे बनाए गए चित्र, इमेजेस, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? चित्रशिला। तो कभी कहेंगे कालसी को स्थानीय भाषा में लोगों ने क्या बोला था? तो कालसी को स्थानीय भाषा में लोगों ने बोला था चित्रशिला। आपके सामने लिखा है। अदरवाइज कालकूट और खटाली का नाम भी चित्रशिला वो कालसी के देखने के लिए मिलते हैं।
इसके अलावा कालसी में हम क्या पढ़ेंगे, तो कालसी दो नदियों के तट पे है। कालसी का एक नदी होगी यमुना नदी, प्लस टॉस नदी के संगम पे कालसी है। एक साइड उसकी यमुना नदी बहती है और एक साइड उसकी टॉस नदी बहती है। ऐसे इधर से यमुना आती है, इधर से कालसी आती है, ओ सॉरी टॉस आती है, और बीच में कालसी आगे जाके वो मिल जाती है। तो यमुना और टॉस नदी के मध्य में ही ये कालसी नामक जगह है। कहीं पर आमलिका नामक भी छोटी सी नदी का नाम देखने के लिए मिलता है, आमलिका। याद रख लीजिएगा माइंड में, आमलिका नामक एक छोटी नदी भी देखने के लिए मिलती है। बट फिलहाल के यमुना और टॉस। अगर यमुना की मैं बात करूं तो आपको मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, यमुना की लंबाई कितनी है 136 किलोमीटर। अगर मैं टॉस की बात करूं तो बहुत बार आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसकी लंबाई कितनी होगी 148 किलोमीटर। ये था कालसी के बारे में बेसिक सी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कालसी के बारे में अगर और हम बात करें तो यहाँ पे अशोक का शिलालेख मिला है जिसमें प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अगर बोलेंगे अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भाषा का प्रयोग किया गया प्राकृत। कोई भी भाषा होगी तो उसकी लिपि भी होगी, तो इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, वो है ब्राह्मी लिपि का। इसके अलावा यह भी कहा दिया जाता है कि जो अशोक का शिलालेख है इसकी जो खोज हुई थी तो इसकी खोज एक व्यक्ति ने करी थी जिसका नाम था जॉन फॉरेस्ट। और जॉन फॉरेस्ट ने खोज करी थी कालसी शिलालेख की, और कब करी थी 1860 में करी थी। ऐसा कालसी के शिलालेख के लिए देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलता है जो आप सब लोगों को पता है। इसके अलावा कालसी के शिलालेख में जो भी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अशोक के शिलालेखों के बारे में आपको पता है 14 शिलालेख थे अशोक के, तो 14 में से कालसी का जो शिलालेख है वो कौन से नंबर का शिलालेख है, इसका 13वां शिलालेख है। अगर क्वेश्चन आएगा जीके में आप पढ़ते हैं तो अशोक के टोटल कितने शिलालेख थे, अशोक के टोटल शिलालेख थे 14। अशोक देहरादून वाले के नंबर पूछा जाएगा, देहरादून वाला जो शिलालेख है उसका कौन से नंबर का है, तो वो है 13वां शिलालेख। इसके अलावा कालसी के बारे में आपको क्या बातें पता होनी चाहिए, अगला पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें जनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कालसी का विलेख है उसमें जनता के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जनता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द है पुलिंद। तो क्वेश्चन आता है कालसी के अभिलेख में जनता के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन आता है क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए क्या बोला गया है, तो उस एरिया के लिए बोला गया अपरांत। कालसी के शिलालेख में जनता को क्या कह के संबोधित किया गया है, तो कालसी के शिलालेख में जनता को पुलिंद कह के संबोधित किया गया है, जबकि कालसी के शिलालेख में क्षेत्र को क्या कह के संबोधित किया गया है, तो क्षेत्र को अपरांत कह के संबोधित किया गया है अशोक के शिलालेख में। अशोक के 14वें शिलालेख में से इसका नंबर कौन सा है, तो इसका 13वां रैंक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था कि उत्तराखंड पे, पूरे भारत पे बार बार मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण होता रहा है। पूरा भारत भी इससे अछूता नहीं था, यहाँ तक कि उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं था। तो 1254 की एक डेट आती है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिख दीजिएगा। 1254 में एक डेट आती है और एक नाम आता है सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह एक मुस्लिम, जैसे कि आपको लग रहा है, इन्होंने कालसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इन्होंने कालसी में कुछ मूर्तियां वगैरह रखी थी, उन मूर्तियों को क्या किया था, तोड़ दिया था। तो कालसी में स्थित मंदिरों में स्थित मूर्तियों को किसने तोड़ा था, या कालसी शिलालेख के अगल बगल जहाँ पे मूर्तियां रही होगी उन मूर्तियों को या मंदिरों को डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो एक मुस्लिम शासक था। 1254 की एक डेट आती है और नाम आता सुल्तान नसीरुद्दीन। तो क्वेश्चन आएगा कालसी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो सुल्तान नसीरुद्दीन नामक व्यक्ति ने कालसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नहीं तो वहां के बारे में और भी जानकारी किताब वालों को मिल सकती थी, क्या है क्या नहीं है। फिलहाल आपको क्या जानकारी मिली प्यारे दोस्तों, कालसी के निक नेम के बारे में पता चल गया। जॉन सार भाबर का प्रवेश द्वार कहते हैं कालसी को, यह भी आपको पता चल गया है। इसके अलावा पे किस भाषा किस लिपि का प्रयोग किया गया है, किसने उसकी खोज करी थी, कौन सा नंबर का है, और जनता के लिए और क्षेत्र के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया वो आपको पता चल गया है। अब बाकी इसको तोड़ा किसने, तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने इसको तोड़ा था। उम्मीद है कितनी सी सारी चीजें आपको याद हो गई होगी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पे हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, उन चीजों को देखते हैं। तो एक यहाँ पे आपको मंदिर दिख रहा होगा, जो कि मंदिर मैंने आपको दिखाया है। यह है माँ सुदेवता का मंदिर, जो कि हनौल में है। बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा प्रचलित, बड़ा फेमस मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में हम पढ़ेंगे। इस मंदिर के बारे में पढ़ने के लिए क्या बात पता चलनी चाहिए हमें, यह मंदिर जो है टॉस नदी के तट पे है, नागर शैली में बना हुआ है और माँ सुदेवता के 4 भाई बोले जाते हैं। तो यहाँ पे 4 भाई थे इनके,
तो उन चार भाइयों के नाम कौन कौन से, महासु देवता के चार भाई हैं, उनके नाम हमें लिखना पड़ेगा। जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा भगवान भी है। अब महासु को दो भागों में तोड़ेंगे, महाशिव, तो शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है महाशिव, महासु को महाशिव। तो महासु देवता के बारे में आपको क्या बातें लिखनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये तो आपका टाइगर फॉल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम हेडिंग डालेंगे हनौल। हनौल जौनसारी जनजाति का, वैसे तो जनजाति में हम पढ़ेंगे, तो जौनसारी जनजाति का पवित्र स्थल। तो जौनसारी जनजाति का पवित्र स्थल यही है हनौल, यहाँ को पूछते हैं। और यहाँ हनौल में उनका सबसे बड़ा भगवान है जो है महासु देवता। तो महासु देवता का मंदिर जौनसारी जनजाति का तो है, महासु देवता का मंदिर जौनसार भाबर में तो है, परंतु कौन सी जगह पे, तो हनौल नामक जगह पे। महासु देवता को क्या कहा जाता है, महासु देवता को बोला जाता है महाशिव। तो शिव जी का इनको स्वरूप माना जाता है, और वहां न्याय के रूप में, न्याय का देवता के रूप में इनको पूछते हैं, बड़े प्रसिद्ध देवता है। बट इस महासु देवता के बारे में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी शैली के बारे में आप लिख लीजिएगा। कहा जाता है महासु देवता का मंदिर नागर शैली में बना है। महासु देवता को जो मंदिर बना है वो बना है नागर शैली में। नागर शैली में एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर में ही ऐसी चीज़ें लिखी है। मगर एक बार कहते हैं कि ये पुराने पेपरों में आया था, तब इसका सही आंसर माना गया था हूण शैली। हूण शैली। तो ध्यान रखिएगा महासु देवता का मंदिर, फर्स्ट ऑफ हम तो इसको प्रायोरिटी देंगे, इन द केस ऑप्शन में ना होगा तो हम हूण शैली भी कह सकते हैं। महासु देवता का मंदिर इस शैली में बना हुआ है। इसके अलावा कहते हैं कि महाशिव देवता के चार भाई थे, और इन चार भाइयों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है, तो इसलिए इनका चार नाम लिख लेंगे। कहीं ना कहीं महासु देवता के स्वरूप या महासु देवता के भाई पूछ लिए जाएंगे। बौठा महासु, वासिक महासु, पवासी महासु। बौठा महासु, बौठा महासु, वासिक महासु, वासिक महासु, पवासिक महासु, पवासिक महासु, और एक आता है चालदा महासु। चालदा महासु, चालदा महासु तो आपको नाम से पता चला, चलने वाला महासु। ठीक है, तो इनकी पूजा कभी कहीं की जाती, कभी कहीं की जाती, कभी कहीं की जाती, चलते रहता है। ये भगवान अलग अलग जगहों पे विराजमान होते हैं, तो ऐसा इनके बारे में कुछ कहा जाता है। तो मेरे को हनौल के बारे में जितनी सी जानकारी पता चली थी, जितना मैंने पढ़ा था वो मैंने बता दिया है। जौनसारी जनजाति का पवित्र स्थान हनौल को माना जाता है। इसी हनौल में जौनसारी देवता का जो सबसे बड़ा देवता है महासु देवता। बाकी महासु देवता के बारे में हम डिटेल जानकारी पढ़ेंगे जब हम जौनसारी जनजाति को पढ़ेंगे। नागर शैली में मंदिर बना हुआ है। नागर शैली इन द नॉट ऑप्शन में नहीं आता है, देन यू कैन टिक द हूट शैली। एंड इनके चार भाई माने जाते हैं, एक बौठा महासु, वासिक महासु, पवासिक महासु और चालदा महासु। कभी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनेगा आपके पास तो आप उस क्वेश्चन को भी सही टिक कर सकते हैं कि इनके चार भाई है, कौन कौन से उनके चार भाई है वो मैंने आपको बता दिए। आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा देहरादून में जब हम चक्राता जौनसार भाबर क्षेत्र में घुसी गए हैं तो देहरादून की अगली हेडिंग हमको क्या लिखनी पड़ेगी, अब वो लिखनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों लाखा मंडल। लाखा मंडल आपने पढ़ा है, लाखा मंडल। तो कहते हैं पांडव कौरवों का जब शासनकाल चल रहा था तो पांडवों के लिए जो लाक्षागृह बनाया गया था, लाक्षागृह, तो वो यहीं पे बनाया गया था। कहीं यहाँ पे ये भी कहते हैं यहाँ पे लाख मूर्तियों का भंडार था, दैट्स वाई इसको लाखा मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग बातें यहाँ के लिए कही जाती हैं। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी इन बातों पे, आपको क्वेश्चन पेपर निकालना है तो आपको क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। ये भी मान्यता है इस मंदिर के लिए कि यहाँ पे मरे हुए व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए जिंदा कर दिया जाता था, ऐसी मान्यताएं भी यहाँ पे। बाकी आप गूगल करके लाखा मंडल देवता के बारे में या मंदिर के बारे में पढ़ोगे तो बहुत शानदार चीज़ें, बहुत रोचक सी चीज़ें निकलती। इन चीज़ों को मानना भी चाहिए। अगर जो हिंदू धर्म या देवी देवताओं में बिलीव करता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती भी है कि यार ऐसा हो भी सकता है। और जो ज़्यादा ही साइंस वाला हो जाता है, ज़्यादा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता नहीं है भगवान को, तो वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता एज ए साइंस के तौर पे। बट किताबों में या विकीपीडिया में साइट्स पे जाके ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हम भी तभी बोल रहे हैं। तो कहा जाता है लाखा मंडल बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे इधर साइड मरे हुए व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए जिंदा कर दिया जाता है, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। हो सकता है यही मंदिर हो 99.9%, बट कुछ गलत अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप करेक्शन जरूर कर दीजिएगा। लाखा मंडल का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो पहला दोस्त इसका ओल्ड नेम। तो लाखा मंडल का पुराना नाम है, लाखा मंडल का पुराना नाम है मढ़। लाखा मंडल में दो नदियों का संगम होता है। एक नदी है यमुना,
यमुना प्लस रिखनाड़ का यहाँ पे संगम होता है, यमुना प्लस रिखनाड़ का। और इन द केस रिखनाड़ ऑप्शन में नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं लाखामंडल में किन दो नदियों का संगम होता है, यमुना प्लस मोरदगाड़, यमुना प्लस मोरदगाड़ का यहाँ पे संगम होता है। कोई लाखामंडल क्षेत्र का होगा तो एग्जैक्ट क्या डाटा है वो आप हमें बताने की कोशिश करिएगा, वरना बुकों में ये डाटा देखने के लिए मिलता है कि यमुना प्लस रिखनाड़ में लाखामंडल का संगम होता है, यमुना प्लस मोरदगाड़ का संगम होता है लाखामंडल में। कौन सा वाला पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट किताबों में लिखे रहते हैं, तो आप जो भी उचित लगेगा आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। लाखामंडल के बारे में और क्या पॉइंट पूछा जाता है कि यहाँ पे सिंहपुर राज्य हुआ करता था हमारे इतिहास में, और सिंहपुर राज्य में जालंधर के जो राजकुमार थे, तो जालंधर के राजकुमार की रानी जो थी उसका नाम था महारानी ईश्वरा, तो महारानी ईश्वरा का शिलालेख भी यहाँ पे मिला है। तो मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ, जालंधर, जालंधर के राजकुमार, जालंधर के राजकुमार, जालंधर के राजकुमार की जो वाइफ थी महारानी ईश्वरा, उनके क्या मिला था यहाँ पे, शिलालेख मिला था। राजकुमार की रानी राजकुमारी, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, तो यह क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह भी लाखामंडल से इनका शिलालेख प्राप्त हुआ है। राजकुमारी अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालसी से, और राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हो रहा है, लाखामंडल से। तो ये सारी जगह एक साइड ही है, जौन सार भाबर वाला एरिया ये है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो हमने कालसी के बारे में जितनी सी बातें पता थी वो आपको बता दी है। लाखामंडल का ओल्ड नेम रिखनाड़, यमुना प्लस रिखनाड़ के संगम पे ही लाखामंडल स्थित है। जालंधर के राजकुमार थी उनकी रानी राजकुमारी ईश्वरा, इसके शिलालेख के बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त होता है लाखामंडल से। बाकी लाख मूर्तियों का यहाँ पे भंडार था, ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा तो आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, और जॉन सार भाबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉन सार भाबर की जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आते हैं आपके चक्राता में। तो जॉन सार भाबर को पढ़ते समय हमको पढ़ना पड़ेगा चक्राता। चक्राता एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। मैं भी चक्राता गया था एक बार घूमने के लिए, तो काफ़ी बेहतर जगह है अगर आपको हाइकिंग या पहाड़ों के रास्ते पसंद है तो। चक्राता में कुछ टूरिस्ट प्लेस है, कुछ यहाँ पे टॉप है, ऊपर ऊपर बुग्याल पहाड़ियों पे जाते हुए मस्त मस्त चोटियाँ, बैराटगढ़ चोटी होगी, मेउला टॉप हो गया, बुधेर टॉप हो गया, ठीक है, रामताल गार्डन हो गया। तो कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेस है कहाँ के, चक्राता के। चक्राता ऑलरेडी एक टूरिस्ट प्लेस है, मगर हम चक्राता में घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे भाई, तो चक्राता के अंदर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट है जहाँ जहाँ हम घूम सकते हैं। तो उन जगहों के नाम पूछ लिए जाते हैं पेपर में ऑलरेडी। उत्तराखंड का पुराना कांस्टेबल का पेपर सॉल्व आउट करिएगा, उसमें तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, खिरसू नामक पर्यटक स्थल कहाँ है, उसका सही आंसर पौड़ी है। पौड़ी जिले से, जो पौड़ी का हेडक्वार्टर हमारे गाँव का, उससे उधर जाएंगे तो आप खिरसू नामक एक जगह पड़ती, छोटा सा गांव है, बड़े बांज बुरांस के घने जंगल है, वहाँ पे ठंडा सा स्थान है, घूमने उमने जाते हैं लोग वहाँ पे पिकनिक के लिए, वो पूछा गया था। तो चक्राता तो उससे भी कई फेमस है, तो चक्राता की कोई भी जगह आपसे पूछी जा सकती है यार। तो चक्राता में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, आपको ये पढ़ने। तो जॉन सार भाबर में मस्त और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पेपर निकालने के लिए वो है हमारे लिए चक्राता। चक्राता में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो लाइन वाइज से आप लिख लीजिएगा। पहले तो चक्रातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या क्या डिटेल यहाँ पे है। तो चक्राता जॉन सार भाबर का केंद्र बिंदु है, पहला पॉइंट तो ये, जॉन सार भाबर का केंद्र बिंदु। जॉन सार भाबर का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, जॉन सार भाबर का केंद्र बिंदु कहा जाता है चक्रातों को, और जॉन सार भाबर का प्रवेश द्वार कहा जाता है कालसी को, सुबह पढ़ाया था। इसके अलावा चक्राता को आपको पता भी है, सबको पता होगा, चक्रातों को बोला जाता है पहाड़ों का राजा। चक्राता को क्या कहा जाता है, पहाड़ों का राजा, पहाड़ों की रानी मसूरी, अब पहाड़ों का राजा चक्राता। अब चक्राता पहाड़ों का राजा है, तो चक्राता किस पहाड़ी पे बसा हुआ है, तो चक्राता खुद एक पहाड़ी पे बसा है, उस पहाड़ी का नाम है कैरोना पहाड़ी। कैरोना पहाड़ी, अगर क्वेश्चन आएगा कैरोना पहाड़ी उत्तराखंड में कहाँ है, तो उत्तराखंड में कैरोना पहाड़ी आपकी चक्राता में, और इसी पहाड़ी पे बसा हुआ है कौन, चक्राता। चक्राता अंग्रेजों को भी प्रिय था, और अंग्रेजों को प्रिय था चक्राता, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे सैन्य छावनी भी बना दी, अंग्रेजों ने यहाँ पे आर्मी कैंट भी बना रखा है। तो अंग्रेजों ने इसी चक्राता में सैन्य छावनी भी बना रखी, आर्मी कैंट, कैरोना पहाड़ी पे। तो कभी क्वेश्चन आएगा चक्राता में आर्मी कैंट, चक्राता में सैन्य छावनी कब बनी, तो चक्राता में आर्मी कैंट या चक्राता में सैन्य छावनी बनी थी 1865 में। इसका काम क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था।
अब ऐसा तो नहीं ना आर्मी कैंट बनेगा, छावनी बनेगी, बड़े बड़े ऑफिस बनेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे, साहब लोग किधर रहेंगे, सोल्जर लोग किधर रहेंगे, ऑफिसर लोग किधर रहेंगे। और अगर क्वेश्चन आएगा चक्राता छावनी में सेना ने निवास कब से शुरू किया, तो चक्राता छावनी में सेना ने क्या किया था, रहना स्टार्ट कर दिया था 1869 से। अगेन कह रहा हूं, चक्राता जौनसार बाबर का केंद्र बिंदु है, पहाड़ों का राजा भी चक्रातों को कहते हैं। चक्राता में एक पहाड़ी का नाम है कैरोना पहाड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कैरोना पहाड़ी उत्तराखंड के किस जिले में, देहरादून के चक्राता में है। इसी चक्राता छावनी को अंग्रेजों के भी छावनी बड़ी प्रिय थी, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक आर्मी कैंप बनाया था, कैंट। तो सैन्य छावनी है चक्राता में, और सैन्य छावनी कब बनाई थी, 1865 में बनाना शुरू हो गया था। अब ऐसा तो नहीं है उन्होंने बनाई बिल्डिंग्स और आर्मी रहना शुरू कर दी। अगर बोलेंगे चक्राता छावनी में आर्मी ने रहना कब से शुरू किया, तो आर्मी ने रहना शुरू किया था 1869 में। ये बात थी चक्राता के बारे में बेसिक सी जो आपको पता होनी चाहिए। अब चक्राता में बड़ा इंपॉर्टेंट है चक्राता के पर्यटक स्थल, कि अगर भाई आप चक्राता जाओगे तो चक्राता में घूमोगे क्या, जाओगे कहां। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, जो जौनसार का होगा चक्राता होगा उसके लिए तो नॉर्मल सी बातें बड़े पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं हमारे तो गांव साइड एक छोटा सा गांव है खिरसू, यार कुछ इतनी खतरनाक जगह नहीं, वो कांस्टेबल के पेपर में पूछी गई थी कि खिरसू नामक पर्यटक स्थल का है। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चक्राता के पर्यटक स्थलों को लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे कुछ वाटरफॉल है, यहां तो मैं भी पर्टिकुलरली जा रखा हूं टाइगर वाटरफॉल। टाइगर वाटरफॉल कहां पे, चक्राता में है। एक वाटरफॉल है यहां पे किमोना, अगर क्वेश्चन आएगा किमोना वाटरफॉल तो किमोना वाटरफॉल भी चक्राता में है। और एक वाटरफॉल है मोईगाड, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा मोईगाड वाटरफॉल का है तो मोईगाड वाटरफॉल ऑल्सो इन चक्राता। ये चक्राता के क्या है, पर्यटक स्थल है। इसके अलावा चक्राता में एक जगह है जो बहुत सुंदर है दिखने में, जहां पे आप एज ए पिकनिक स्पॉट जा सकते हैं, उसका नाम है देववन। तो क्वेश्चन आएगा देववन पर्यटक स्थल का है, चक्राता में है। चक्राता में अगर आपको घूमना है तो आप काणासर जा सकते हैं, तो काणासर पर्यटक स्थल का है, चक्राता में है। चक्राता में आप घूमने जा सकते हैं तो आप रामताल गार्डन जा सकते हैं, तो क्वेश्चन आएगा रामताल गार्डन का है, तो रामताल गार्डन ऑल्सो इन चक्राता। चक्राता के बारे में जो बातें थी वो हमको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ये बट चक्राता में टूरिस्ट प्लेस है तो घूमने कहाँ जाना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए याद रखिएगा कौन सा टाइगर फॉल कहाँ है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। ये चक्राता के बारे में कुछ टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा यहां पे एक गुफा भी है जिसका नाम है मियोला गुफा, मियोला कैव, मियोला टॉप भी है। अभी आपके यार दोस्त भाई बहन कोई फॉरेस्ट गार्ड में होगा, तो अभी फॉरेस्ट गार्ड में जब भर्ती होते हैं तो उनको एक ट्रेनिंग पे लेके जाया जाता है 2-3 महीने के लिए, वो घूमते रहते इधर से उधर। फॉरेस्ट गार्ड जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको बस में बिठा के पूरा ऑल ओवर उत्तराखंड की यात्रा कराई जाती है। यूपी झांसी वगैरह सब गए थे, आपके भाई बहन कोई ना कोई फॉरेस्ट गार्ड में होगा, उनसे पूछना। तो जौनसार भी लेके गए थे उनको, तो यहाँ वो भी गए थे, मेओला टॉप में गए थे, बुधेर टॉप मेओला टॉप भी लेके गए थे उनके फॉरेस्ट वाले। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई होगा तो उसने पक्का फील किया होगा, वो पक्का घूम के आ रखा होगा यहाँ पे, वो लोग गए थे यहाँ पे। तो क्या है, मियोला टॉप भी वही है। इसके अलावा बुधेर टॉप भी इसको लेकर जाते हैं। मियोला टॉप या मियोला गुफा यहीं पे क्या है, बुधेर गुफा है। तो मियोला गुफा बुधेर गुफा कहीं ना कहीं तुम इसको क्या बोल सकते हो, एक ही बोल सकते हो, ठीक है। गुफाएं होंगी नीचे और ऊपर बड़ा सा चोटी होगा, वहां पे बुग्याल टाइप का, वहां पे घूमने गए थे फॉरेस्ट वाले। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेवाला टॉप का है, बुधेर टॉप का है। टॉप वाले तो ऊंचाई जगह जैसे टिपिन टॉप है, और वहीं छोटी सी कोई गुफा होगी तो उनका नाम गुफा है। ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि इस बुधेर गुफा की जो खोज करी थी वो जर्मनी के एक व्यक्ति ने करी थी। इसकी खोज ना कोई जर्मनी का व्यक्ति था, जर्मनी के व्यक्ति मेओला ने करी थी, तो इसीलिए इस जगह को मेओला टॉप या मेओला गुफा भी कह देते हैं। इस बुधेर गुफा की खोज जर्मनी के मेओला ने करी थी, दैट्स व्हाई इस बुधेर टॉप को या बुधेर गुफा को मेओला गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात थी मेओला गुफा या बुधेर गुफा, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, इसका आंसर भी आपको चक्राता करना है, बस इतना ध्यान रखें। कभी ऐसा क्वेश्चन ही आ जाएगा कि निम्न में से किस गुफा की खोज किसी फॉरेनर द्वारा की गई है या जर्मनी के किसी टूरिस्टर द्वारा की गई है, तो वह बुधेर गुफा या मेओला गुफा या मेओला टॉप है बुधेर टॉप, और कहाँ है ये, चक्राता में।
इसी के अलावा चक्राता में एक जगह और है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो हिस्ट्री में, बैराटगढ़। महाभारत में पुलिंद राजा विराट का जिक्र भी होता है, तो उसी की राजधानी भी थी, तो पुलिंद राजा विराट की राजधानी। बैराटगढ़ भी चक्राता में पड़ता है। और क्यों फेमस है, तो एक पुलिंद राजा था, उसका नाम था विराट। और आपको पता है हम तो विराट कोहली के बड़े फैन हैं, और आज न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी है। पिछली बार भी न्यूजीलैंड वालों ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हरा दिया था, और इस बार भी यही डर है क्या होता है। बाकी 2 बजे 11 मिनट हो गए हैं, 2 बजे से मैच भी स्टार्ट हो गया होगा, तो जल्दी क्लास ख़त्म करेंगे और फिर मैच देखेंगे। बाकी कल वाली क्लास में चर्चा करेंगे कौन जीता कौन हारा, ठीक है। मगर जीतनी चाहिए यार इंडिया, ठीक है। इस बार बहुत अच्छा खेल रही है इंडिया, कंटिन्यूसली सारे मैच जीती है, मगर इन पे भरोसा नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि ये सेमीफाइनल में आते आते और न्यूजीलैंड के सामने पस्त हो गए थे। अब ऐसा है, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, जब देखते हैं, ठीक है। अभी तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई हो रही है, अभी तो मैच देखना है इसमें, तो इसलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा चक्राता में एक फेमस मेला लगता है मेरे भाई, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। इस मेले का नाम है क्वानू मेला। कभी पूछा जाएगा क्वानू मेला कहाँ लगता है, तो क्वानू मेला भी लगता है चक्राता में। तो चक्राता के बारे में जो बेसिक से फंडे थे वो टूरिस्ट प्लेस वगैरह वगैरह मैंने बता दिए। ये चक्राता के मेन मुद्दे थे। आर्मी छावनी के बारे में बता दिया है, मेले के बारे में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी, और नहीं हुई होगी तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। देहरादून में चक्राता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास में मसूरी पढ़ेंगे, मसूरी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना बाकी देहरादून में? देहरादून में एक और नई हेडिंग लिख लीजिएगा आज के लिए, और नई हेडिंग लिखिएगा दत्तात्रेय ऋषि। छोटा सा एक पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। दत्तात्रेय एक ऋषि थे। दत्तात्रेय ऋषि के 84 शिष्य थे, 84 शिष्य थे। इन्होंने इन 84 शिष्यों को भारत के अलग अलग क्षेत्र में भेज दिया था, और जहाँ जहाँ इनकी समाधि हुई थी वहाँ पे 84 सिद्ध हुए। वहीं पे क्या हुए, 84 सिद्ध पीठ हुए। तो वहाँ पे उनकी अब क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और ये 84 सिद्ध मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत माने जाते हैं। छोटे छोटे मंदिर, इनके जो समाधियाँ हैं जंगलों में बनी होती हैं, आप देख सकते हैं देहरादून में भी, और उनकी बहुत मान्यताएं होती हैं। लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पे जाते हैं। जब लोग वहाँ जाते हैं, मत्था टिकाते, मानते, भीड़ रहती है, इट मीन्स लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही होगी। जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो लेगी तभी तो लोग जा भी रहे हैं वहाँ पे। तो दत्तात्रेय ऋषि के कितने शिष्य थे? दत्तात्रेय ऋषि के 84 शिष्य थे। इसी को 84 सिद्ध कहा जाता है, और उनमें से 4 देहरादून में है। ये हमको पढ़ना होता है, और ये पेपर में भी आ चुका है, तो इनको ध्यान रखना है। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध, माणक सिद्ध। कौन कौन से? 4। देहरादून में कितने? 84 में से 4। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध, और एक है माणक सिद्ध। तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये सिद्ध बहुत माने जाते हैं, तो इसलिए अब भी जा सकते हैं। और 84 सिद्धों में से कितने देहरादून में? 4 है, लक्ष्मण, कालू, मांडू, माणक। और कहते हैं ना कि देहरादून ही देहरादून में है, और आप देहरादून के हो। इन चारों की यात्रा एक ही दिन में नहीं करते। बलोदी जी ने तो ऐसे भी लिखा है, राजेंद्र बलोदी जी ने अपनी बुक में, कि इन चारों की दर्शन अगर एक ही दिन में कर लिया तो मृत्यु हो जाती है। एक ही दिन में इनके दर्शन कर लिए तो, या कुछ गलत हो जाता, समथिंग कुछ ऐसा लिखा है राजेंद्र बलोदी जी की किताब में, आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मैं बता ही दूंगा आपको एज ए प्रूफ के तौर पे। तो इनकी दर्शन करने जाते हैं तो लोग अलग अलग दिनों के लिए जाते हैं, कि एक दिन लक्ष्मण सिद्ध चले गए, एक दिन कालू सिद्ध चले गए, एक दिन ऐसे चले गए, ऐसा बोला जाता है। लक्ष्मण सिद्ध के आगे लिख दीजिएगा कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो दून ऋषिकेश मार्ग पे लक्ष्मण सिद्ध की जो लोकेशन है, तो ये है आपका देहरादून ऋषिकेश मार्ग पे, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। कालू सिद्ध के आगे लिख दीजिएगा, कालू सिद्ध तो आपने सबने सुना होगा, जौली ग्रांड, तो यह है भानियावाला में। तो नियर बाई भानियावाला से 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स में कालू सिद्ध देखने के लिए मिलता है। मांडू सिद्ध के आगे लिख दीजिएगा, यह है प्रेमनगर में। प्रेमनगर आपके एग्जाम सेंटर होते हैं ना, तो कभी प्रेमनगर आप पेपर देने जाओ तो देखना, प्रेमनगर से थोड़ा आगे जाओगे तो नंदा की चौकी आती ना एक जगह, नंदा की चौकी। ऑनलाइन एग्जाम होते तो नंदा की चौकी में एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर पड़ता है। तो नंदा की चौकी साइड का भी जाओगे, प्रेमनगर साइड जाओगे तो ढूंढ लीजिएगा, लोकल लोगों से पूछना मांडू सिद्ध कहाँ पे, दर्शन करके आना। एंड लास्ट टाइम है माणक सिद्ध, यह है शिमला बाईपास। देहरादून में तुम लोगों के रिश्तेदार रहते होंगे, तो कहाँ रहते रिश्तेदार लोग? भाई शिमला बाईपास में आ जाना। तो शिमला बाईपास के सामने है ये, और यहाँ पे एक गाँव है, उस गाँव का नाम है भुट्टी गाँव या बुड्ढी गाँव। तो इसी बुड्ढी गाँव में है ये आपका माणक सिद्ध।
तो दत्तात्रेय ऋषि के कितने शिष्य थे? 84 थे। उन्हीं 84 शिष्यों के नाम से 84 सिद्ध हुए हैं। उन 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध उत्तराखंड में है, और इनके दर्शन कभी भी एक ही दिन में मत कर देना, अकॉर्डिंग टू राजेंद्र बलोधी। तो आज की क्लास थोड़ा जल्दीबाजी में तो नहीं थी, क्योंकि मैच देखने की जल्दी हो रही है, तो चीज़ें तो मैंने आपको पूरी बताई है। घंटाघर के बारे में पढ़ा, और जॉन सार भाबर का कालसी पढ़ा, लाखा मंडल पढ़ा, चक्राता मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा, देहरादून की जो हिस्ट्री थी उसको समझा, निकनेमों को जाना, और आज हमने कुछ ये बातें लिखी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ बच्चों ने कुछ सुझाव भी दिए थे, उन सुझावों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, और उनके सुझाव पर ही काम हो रहा है। ठीक है, बाकी कमेंट करके हौसला बढ़ाइए। डिस्ट्रिक्ट सीरीज खत्म हो जाएगी तो जिला सीरीज के बाद कंटिन्यूसली चीज़ें आगे आगे पढ़ेंगे। जो जो किताबों में टॉपिक होंगे उस सारे टॉपिक मैं आपको एज ए नोट्स पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा। एक बार मेरे से तुम उत्तराखंड के प्रॉपरली नोट्स बना लेना, मैं गारंटी बता रहा हूँ 40 में से 30-32 क्वेश्चन आराम से 35 क्वेश्चन किताब में से पढ़ाए हुए मिलेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।